हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर में। फ्रेंड्स, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा चर्चा बांग्लादेश की हो रही है। फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे ये जो दो तस्वीर दिख रही है, जिसमें एक जिनकी मूर्ति लगी हुई है, ये हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के संस्थापक थे। और जो महिला दिख रही हैं, ये हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो अब प्रधानमंत्री नहीं रही। और ये इन दोनों में क्या संबंध है, तो शेख मुजीबुर रहमान की ये बेटी हैं और शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का संस्थापक माना जाता है, बांग्लादेश का जनक माना जाता है। और इनकी उपाधि है बंगबंधु की। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश का जो संकट है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो आगे चल करके आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में या सामान्य ज्ञान की जानकारी रखने के लिए ये जो घटना हुई है काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, तो हम शुरुआत करते हैं 1971 ईस्वी से। फ्रेंड्स, देश आज़ादी से के बारे में थोड़ा जान लीजिए। फ्रेंड्स, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था फ्रेंड्स 1947 ईस्वी में, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आप सभी जानते होंगे कि देश विभाजित हो गया था। और इसके पहले ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो गया था भारत से, और 15 अगस्त 1947 को दुनिया के सामने एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत भी सामने आया था। फ्रेंड्स, और चूँकि माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत को आज़ादी मिली थी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, और इसका आधार था माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना में ही स्पष्ट रूप से कर दिया गया था कि भारत दो भागों में विभाजित हो जाएगा, और इसके आधार पर देश बट गया भारत और पाकिस्तान में। फ्रेंड्स, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इधर भारत आज़ाद हुआ। पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद आप देखते हैं कि 1971 तक अभी का जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का एक राज्य हुआ करता था। यानी कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे में अभी का जो बांग्लादेश है वह हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान के अंतर्गत शामिल हुआ था। फ्रेंड्स, बात दरअसल बंगाल की है। बंगाल को दो भागों में बांटा गया था आपको 1905 ईस्वी में ही। तो उसी आधार पर जिस तरफ ज़्यादा मुसलमान की आबादी थी वो इलाका गया था पाकिस्तान में, तो वह बन गया पूर्वी पाकिस्तान। और हमारे तरफ बंगाल का जो हिस्सा आया उसे बोला गया पश्चिम बंगाल। यानी पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान में गया वह कहलाया पूर्वी पाकिस्तान, और हमारे अंतर्गत जो देश के में शामिल हुआ बंगाल का जो हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा, वह हमारे यहाँ अभी भी पश्चिम बंगाल राज्य के नाम से अस्तित्व में है। और बंटवारे के समय पाकिस्तान में जो बंगाल का हिस्सा गया था पूर्वी बंगाल, वह हिस्सा उसका पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। और आज़ादी के बाद पूर्वी बंगाल का हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान में शामिल होकर लगातार उसके साथ रहा। लेकिन 1971 तक ऐसी परिस्थितियां बनी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग, यानी पूर्वी बंगाल के लोग जो पूर्वी पाकिस्तान के बन गए पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग विभिन्न कारणों से पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते थे। और वहाँ के लोग, अधिकांश लोग पाकिस्तान की शासन व्यवस्था से खुश नहीं थे और वो आज़ादी चाहते थे। फ्रेंड्स, और आज़ादी की लड़ाई वहाँ शुरू हो गई पूर्वी पाकिस्तान में। और उस आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया ये जो आपको फिगर में देख रहे हैं, जिनकी मूर्ति लगी हुई है, और कुछ लोग उनके मूर्ति को चढ़कर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हैं शेख मुजीबुर रहमान। और पूर्वी पाकिस्तान में जो आंदोलन चला पाकिस्तान से अलग होने का, उसका नेतृत्व इन्होंने ही किया था, शेख मुजीबुर रहमान ने ही। और इन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी थी उस समय, और उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी जी ने उनकी मदद की थी। और भारतीय सेना की मदद से पूर्वी पाकिस्तान में जो आंदोलनकारी थे, जो मुक्ति का आंदोलन चला रहे थे पाकिस्तान से, मुक्ति संग्राम जिसको कहा गया है, उसमें सफलता मिली भारतीय सेना को। और इस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान जो है आज़ाद हो गया। यह घटनाक्रम है आपको 25 मार्च 1971 की रात को, आधी रात को, आपको ये जो शेख मुजीबुर रहमान जी हैं उन्होंने कहा कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। और इस तरीके से 26 मार्च 1971 ईस्वी को
घोषणा कर दिया इन्होंने कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान तो छोड़ेगा नहीं, पाकिस्तान तो उसे अपने साथ रखने के लिए अपनी सेना भेजेगा। लड़ाई शुरू हो गई। इस तरीके से एक तरह से कहिए कि 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान की घोषणा के साथ ही कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, एक युद्ध छिड़ गया पाकिस्तानी सेना के साथ और वहाँ के आंदोलनकारियों के बीच। और इसमें मदद करने लगी भारत सरकार आंदोलनकारियों का, यानी मुक्ति संग्राम जो हो रहा था, आज़ादी की जो लड़ाई लड़ रहे थे पूर्वी पाकिस्तान के लोग, उसमें भारत उनका मदद कर रहे थे। और इस तरीके से वह दिन आया आपको 16 दिसंबर 1971 को, जब पूर्वी पाकिस्तान सफल हो गया मुक्ति संग्राम में और देश आज़ाद हो गया। यानी कि वह राज्य जो है पूर्वी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का राज्य था, वो अलग हो गया और भारत की मदद से एक नया देश बन गया 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को, और वह देश कहलाया बांग्लादेश। यानी इस तरीके से आपको 26 मार्च 1971 को जो मुक्ति संग्राम शुरुआत हुई थी वह सफल रहा। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान हार गया और इस तरीके से भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर के एक आज़ाद देश के रूप में सामने आया। 16 दिसंबर 1971 को इस तरीके से एक नए देश की स्थापना हुई जो बांग्लादेश के नाम से जाना गया। और चूँकि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वही जो फिगर में आपको देख रहे हैं जिनकी मूर्ति लगी हुई है, शेख मुजीबुर रहमान, तो वो बने राष्ट्रपति। और इस तरीके से बांग्लादेश के संस्थापक कहलाए शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश का जनक कहलाए शेख मुजीबुर रहमान, और इस तरीके से वो राष्ट्रपति बने। फ्रेंड्स, ये जो शेख मुजीबुर रहमान है उनको बांग्लादेश में एक तरह से गांधी जी की तरह माना जाता है। जिस तरीके से भारत में आज़ादी के लिए गांधी जी ने संघर्ष किया है और आज़ादी दिलाई देश को, उसी तरीके से बांग्लादेश में आज़ादी का नेतृत्व करने और आज़ादी दिलाने का कार्य करने का श्रेय शेख मुजीबुर रहमान को जाता है और इसलिए उन्हें बांग्लादेश का संस्थापक, बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। ये अलग बात है कि भारत में महात्मा गांधी जी ने कोई पद हासिल नहीं किया, राष्ट्रपति बनने का उनको मौका था लेकिन नहीं बने, और इसी देन की वजह से, इसी त्याग की वजह से उन्हें राष्ट्रपिता कहा गया है। चूँकि राष्ट्रपति तो नहीं बने लेकिन वो जो त्याग किए और देश को आज़ाद बनाए तो उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्रपिता। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने के बाद बांग्लादेश के नाम से जो नया राष्ट्र बना उस राष्ट्र के वो राष्ट्रपति बने और बाद में चलकर बाद में प्रधानमंत्री भी बने। फ्रेंड्स, ठीक है, तो इस तरीके से बांग्लादेश को आज़ादी मिली 16 दिसंबर 1971 को और राष्ट्रपति बने शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, और यहीं से कहानी की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ बांग्लादेश, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति है उन्होंने 1972 ईस्वी में एक आरक्षण की घोषणा की और मुक्ति योद्धाओं यानी कि आज़ादी की लड़ाई जो हो रही थी पूर्वी पाकिस्तान में, उसमें जो लोग साथ दिए उन्हें हर चीज़ में, सरकारी नौकरी में, हर चीज़ में आरक्षण की घोषणा कर दी 1972 ईस्वी में। और इस तरीके से ये आरक्षण वहाँ से लागू हो गया बांग्लादेश में कि जो भी लोग मुक्ति दाता हैं, मुक्ति योद्धा हैं, उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगी। और ये अलग बात है कि आगे चल कर के आपको मुजीबुर रहमान जी की हत्या हो गई। आपको 15 अगस्त 1975 ईस्वी को इनकी हत्या कर दी गई और शेख मुजीबुर रहमान मारे गए 1975 ईस्वी में। और शेख मुजीबुर रहमान की जो हत्या हुई उसके बाद, यानी कि बांग्लादेश की मुक्ति जो मिली 1971 में, उसके 3 वर्ष के भीतर ही शेख मुजीबुर रहमान की सैनिक तख्तापलट हो गया, उनको हटा दिया गया सत्ता से और 15 अगस्त 1975 ईस्वी को सैनिक तख्तापलट के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। और उनकी 2 बेटियों में से एक शेख हसीना तख्तापलट के बाद जर्मनी चली गई थी और फिर जर्मनी से दिल्ली आई और दिल्ली में 1981 तक रही। और 1981 के बाद वो फिर बांग्लादेश जा कर के पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला और इस तरीके से वो भी वहाँ की राजनीति में लग गई, शामिल हो गई और आगे चल कर वो बांग्लादेश की आपको प्रधानमंत्री बनी। और पिछले 15 सालों से वहाँ पे वो प्रधानमंत्री हैं। किसी भी राष्ट्र में, विश्व में कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जहाँ कोई महिला मतलब प्रधान रही हो इतने सालों तक। तो इस मामले में बांग्लादेश एक ऐसा देश हो गया है जहाँ की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है
यानी कि बांग्लादेश के संस्थापक की बेटी शेख हसीना दुनिया में किसी भी देश के सर्वोच्च नेता के पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बन गई हैं। शेख हसीना पिछले करीब 15 साल से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, यानी बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक पीएम रही और बांग्लादेश की ही नहीं, दुनिया में किसी भी देश की सबसे ज़्यादा समय तक सर्वोच्च पद पर रहने वाले, सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बन गई हैं शेख हसीना। लेकिन आज ये हालत है कि इन्हें अपना पद तो छोड़िए, पद के साथ साथ देश भी छोड़ना पड़ गया और ये देश छोड़ करके चली आई हैं भारत। और भारत में आपको हैदराबाद के पास गाज़ियाबाद के पास जो हिंडन एयरबस है वहाँ पे हेलीकॉप्टर से पहुँची हैं और फिर ये इंग्लैंड से, ब्रिटेन से राजनीतिक शरण मांगी है। यहाँ से वो ब्रिटेन चली जाएंगी और वहीं पे शरण पे लेंगी। एक समय देखिए 1975 में जब इनके पिता की हत्या हुई थी, उस समय भी ये जर्मनी चली गई थी और जर्मनी से फिर दिल्ली आई थी और दिल्ली से फिर पॉलिटिक्स में वापस आई थी बांग्लादेश में और फिर वहाँ की प्रधानमंत्री बनी और पिछले 15 साल से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक किसी देश के सर्वोच्च पद पर रहने वाली महिला कौन है, तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रही हैं शेख हसीना जी हैं। पिछले लगातार 4 चुनावों से बांग्लादेश में जीत हासिल करते हुए वहाँ की प्रधानमंत्री लगातार हैं पिछले 15 वर्षों से। लेकिन अब इन्हें पद के साथ साथ देश भी छोड़ना पड़ गया है और ये देश छोड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है इनका वहाँ पे चलाया जा रहा है वही आरक्षण के विरोध आंदोलन, जो 1972 में इनके पिताजी जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम में जो शामिल थे जो लोग, उनको आरक्षण दिया गया था और वह आरक्षण कंटिन्यू जारी था और इन्होंने आगे चल करके इस आरक्षण को काफ़ी बढ़ा दिया था। यानी अभी जो बांग्लादेश पर सबकी नज़र टिकी है, बीते दिनों से वहाँ जो आंदोलन चल रहा है वो उस आंदोलन की बात हम करेंगे और उसी आंदोलन की वजह से शेख हसीना को पद और देश दोनों छोड़ना पड़ा है। तो बांग्लादेश पर जो सबकी नज़र टिकी है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वहाँ के आंदोलन चल रहे हैं। जो आंदोलन क्या है, तो आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है। तो आरक्षण कैसा है भाई, तो समझ लीजिए कि 1972 में इनके पिताजी जो आंदोलन में शामिल थे, मुक्ति संग्राम में 1971 के आज़ादी की लड़ाई में, उन लोगों को आरक्षण दिया था नौकरी में। उस आरक्षण के विरोध में अभी वहाँ के लोग आंदोलन चला रहे थे। 2018 में भी आंदोलन चला था लेकिन वो शांत हो गया था, लेकिन इस बार का आंदोलन काफ़ी भयानक हो गया और देख रहे हैं हिंसा काफ़ी बढ़ गई, 500 के आसपास लोग मारे गए हैं और इस हिंसा के बीच में शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है और देश छोड़ दी है। तो ये बात जो है, देखिए आंदोलनकारियों में जो अभी जो आरक्षण के विरोध, यानी आरक्षण समझ गए कि किसको दिया गया है, तो 1971 के संग्राम में जो भागीदारी निभाए थे उन लोगों को 1972 ईस्वी में आरक्षण दिया गया था नौकरी में, ठीक ना। तो उसी आरक्षण के विरोध में आज वहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1972 में मुक्ति योद्धाओं को, यानी कि 1971 की लड़ाई में जो आज़ादी की लड़ाई में जो भाग लिए थे उन लोगों को आरक्षण दिया गया था, ठीक है, 1972 में। और 1972 में आंदोलन में 1972 में आरक्षण दिया गया था। उसके बाद मुक्ति योद्धाओं के बच्चों का आरक्षण दिया गया, यानी कि शुरू में तो 1972 में जो मुक्ति योद्धा थे उन्हें आरक्षण दिया गया था और बाद में मुक्ति योद्धाओं के बच्चों को आरक्षण दिया गया। और यह व्यवस्था कर दी गई थी कि मुक्ति योद्धाओं के पोते पोतियों को भी आरक्षण दिया जाएगा और इसी का वहाँ खूब विरोध होने लगा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आंदोलनकारियों में ज़्यादातर विश्वविद्यालयों के छात्र हैं, उनकी यह मांग थी कि मुक्ति योद्धाओं को जो 30% आरक्षण मिलता है, देखिए आरक्षण भी कितना ज़्यादा था, 30% आरक्षण था, उसे ख़त्म किया जाए। यानी आंदोलनकारी जो आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे उनका डिमांड था कि मुक्तिदाताओं को, मुक्ति योद्धाओं को जो आरक्षण दिया गया है 30%, उसको ख़त्म कर दिया जाए, यही मांग थी उनकी और इसी मांग के लिए वो लड़ रहे थे। और इस तरह से 1972 में मुक्ति योद्धाओं को आरक्षण दिया गया था। उसके बाद मुक्ति योद्धाओं को बच्चों को दिया गया आरक्षण और यह व्यवस्था वर्तमान में कर दी गई थी शेख हसीना के सरकार में कि मुक्ति योद्धाओं के अब जो पोते पोती हैं उनको भी आरक्षण दिया जाएगा और इसी का विरोध बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। युवा सड़कों पर उतर आए थे और युवा काफ़ी भड़क गए, हिंसक हो गए और ज़्यादातर इनमें अवामी लीग के समर्थक हैं। अवामी लीग पार्टी से जुड़े हुए हैं शेख हसीना जी। तो अवामी लीग उनकी पार्टी है और ये जो आंदोलन हो रहा है उसमें ज़्यादातर ऐसा कहा जा रहा है कि अवामी लीग के समर्थक जो हैं वो
ज़्यादातर सरकार के समर्थन में है, चूँकि जो भी मुक्ति योद्धा हैं, मुक्तिदाता हैं, मुक्ति योद्धा हैं, उनमें अधिकांशतः अवामी लीग के समर्थक बन जाते हैं। जैसे ही कोई मुक्ति योद्धाओं को आरक्षण मिलता है तो वो तो समर्थक, जाहिर सी बात है कि अवामी लीग का हो जाएगा। और अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, जो अभी उनकी पार्टी है शेख हसीना की। तो ये कहा जा रहा है कि मुक्ति योद्धा जो हैं ज़्यादातर अवामी लीग समर्थक है। तो राजनीतिक विरोधियों द्वारा यह बार बार कहा जाता था कि ये अवामी लीग के वोट बैंक है, यानी ये जो 30% वोट जो है, यानी 30% आरक्षण जिनको मिलता है, ये सभी लोग अवामी लीग के समर्थक हो जाते हैं और इनका वोट बैंक है, इसलिए इसी के आधार पर वो चुनाव जीत जाते हैं। और अन्य लोगों के लिए यहाँ की सरकार यानी शेख हसीना कुछ नहीं करती है, इसलिए वो लोग विरोध में आ गए थे और आंदोलन शुरू हो गया था। यानी वहाँ के राजनीतिक जो विरोधी है शेख हसीना की, वो कह रही थी कि अवामी लीग के जो वोट बैंक बन चुके हैं ये 30% लोग, वो उनको आरक्षण दे रही है इसलिए कि वो अवामी लीग के समर्थक हैं। और साल 2018 में भी जब विरोध हुआ था तब अवामी लीग ने आरक्षण ख़त्म कर दिया था, ठीक है ना, विरोध हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ लोग चले गए वहाँ के शीर्ष कोर्ट में, और शीर्ष कोर्ट ने जून 2024 में फैसला सुनाया कि आरक्षण को एक बार फिर से लागू कर दिया जाए। देखिए, साल 2018 में भी जब विरोध हुआ था इस आरक्षण का, तब अवामी लीग ने आरक्षण को आंदोलनकारियों के दबाव में आकर ख़त्म कर दिया था। लेकिन फिर से जून 2024 में शीर्ष कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरक्षण को फिर से लागू कर दिया जाए, और इस तरह से एक बार फिर से आरक्षण विरोधी छात्र भड़क उठे और हिंसा फैल गई। ठीक है, अवामी लीग सरकार ने इसको सही से नहीं मामला को संभाला, और उन्होंने एक तरह से जो आंदोलन में शामिल थे अभी लोग, उनको एक तरह से कह दिए रजाकार लोग। यानी कि गुस्सा में आकर शेख हसीना ने आंदोलनकारी लोगों को रजाकार बोल दिए। वास्तव में रजाकार कौन थे? तो बांग्लादेश के जो मुक्ति संग्राम हुआ था, आज़ादी की लड़ाई, उस समय जो आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े वो तो मुक्ति योद्धा कहलाए। और ऐसा कहा गया कि जो लोग आज़ादी के विरोध में, यानी कि उस आंदोलन के विरोध में पाकिस्तानी सेना के साथ थे, उन्हें रजाकार कहा गया था उस समय। तो इस तरीके से शेख हसीना के जो बोल थे आंदोलनकारी लोगों के लिए, वो काफ़ी ख़राब रहा, और लोग गुस्से में आ गए कि हम अपने अधिकार की बात हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, और ये जो प्रधानमंत्री हैं, सरकार है, हम लोगों को विरोधी कह रही है, सरकार विरोधी, राष्ट्र विरोधी कह रही है, यानी कि रजाकार कह रहे हैं। ये तो गलत बात है। और इस तरह से छात्रों को और गुस्सा आ गया कि हमको रजाकार किस तरह से कह रहे हैं, हम तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र हमारे देश में है, तो हम अपनी बात रख रहे हैं, तो फिर हमको रजाकार किस हिसाब से कहा जा रहा है? तो वास्तव में रजाकार क्या समझ गए? रजाकार उस समय जो 1971 में जो आंदोलन हुए थे, उसमें पाकिस्तानी सेना के समर्थन में जो काम कर रहे थे पूर्वी पाकिस्तान के लोग, उन्हें उस समय रजाकार कहा गया, यानी आंदोलन के विरोधी कहा गया। और इस तरह से रजाकार कहना भारी पड़ गया शेख हसीना का, और इस तरह से गैर जिम्मेदार बयान जो दिए इन्होंने, इससे छात्र में और गुस्सा आ गया। और इसके बाद ढाका में हिंसा काफ़ी बढ़ गई और 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। सरकार ने इस स्थिति को संभालने के लिए सरकार हिंसा जो बढ़ रही थी उस स्थिति को संभालने के लिए आरक्षण को 30 से घटाकर 5% तक कर दिया था। लेकिन प्रदर्शनकारी अब इतने ज़्यादा गुस्से में हो गए, कहे कि नहीं, अब हम पूरी तरह से आरक्षण को ख़त्म ही कीजिए, तभी हम मानेंगे और इस्तीफ़ा दीजिए। इस तरीके से छात्रों ने शेख हसीना से मांग कर दी कि वह छात्रों की हत्या के लिए माफ़ी मांगे। यानी जब बढ़ती हिंसा के बाद शेख हसीना ने 30% आरक्षण से घटाकर 5% कर दिया, तब छात्र और आगे बढ़ गए, बोले कि नहीं, हमें इतने जो छात्र मारे गए हैं, 200-300 छात्र, उनकी हत्या के लिए आप माफ़ी मांगिए। और इस तरीके से छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया, और मुक्ति योद्धाओं के नाम पर जो आरक्षण दिए जा रहे हैं उसे पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए। आप छात्रों का मांग हुआ, आंदोलनकारियों का मांग हुआ कि पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए। क्योंकि बांग्लादेश की सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, यानी कि छात्र जो मांग कर रहे थे कि आप 30% से जो आरक्षण घटाकर 5% कर दिए, इसको पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए, और इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और इसलिए अब छात्र जो है काफ़ी गुस्से में आ गए, और इस तरीके से छात्र अब इस्तीफ़ा की मांग करने लगे शेख हसीना की। और अंततः बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है, उन्हें छात्रों के दबाव में और हिंसक प्रदर्शन के बाद उन्हें बांग्लादेश छोड़ करके भारत में आना पड़ा। और इस तरीके से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का पद ही नहीं बल्कि उन्हें पद और देश दोनों छोड़ना पड़ गया। फ्रेंड्स, तो यही घटनाक्रम है। अब आगे क्या होता है देखते हैं, आगे क्या होगा, भारत का क्या रुख होगा। अब वहाँ के जो
सेना प्रमुख है, उन्होंने घोषणा कर दी है कि अब वहाँ पे एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि शेख हसीना की पार्टी का नाम अवामी लीग है और मुख्य विपक्षी पार्टी जो है BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो पिछले कई चुनाव से वहाँ पे चुनाव का बहिष्कार कर रही है। उनका कहना है कि शेख हसीना काफ़ी पावरफुल बन चुकी है और वो जो चाहती है चुनाव में वही होता है, इसलिए चुनाव में भाग लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब वहाँ के जो आर्मी चीफ है उन्होंने आपको वहाँ के बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक करके अंतरिम सरकार के गठन के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब ये देखना है कि कब अंतरिम सरकार का गठन होता है, आगे की क्या स्थिति होती है, भारत के लिए क्या रास्ता है, भारत इस घटनाक्रम के पीछे क्यों भारत की आलोचना हो रही है, इन सब बातों पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो का मेन तथ्य यही है कि आपने जाना कि बांग्लादेश का इतिहास क्या है। तो बांग्लादेश का इतिहास है कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से 1971 ईस्वी तक पाकिस्तान का एक राज्य हुआ करता था। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान आपका पश्चिम में है और फिर पूरा भारत देश है और फिर पूरब में जा कर के बंगाल के बगल में उसका एक राज्य था जिसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। तो इतनी दूरी बीच में थी और सोच सकते हैं कि देश का एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा पूरब में, एक हिस्सा पश्चिम में, ऐसा संभव नहीं था और इसलिए वहाँ के लोग अपने आप को मतलब कि ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। और उनका आरोप था कि जो पाकिस्तान की सरकार, मुख्य सरकार जो पश्चिमी भाग में रहते हैं, मेन मुख्य भाग जो पाकिस्तान का है, वहाँ की सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती है और इसीलिए 1971 में ये वहाँ के लोग अपनी उपेक्षाओं के कारण वहाँ से आज़ाद होने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, जिसे 1971 का मुक्ति संग्राम कहा गया है और जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान के आंदोलनकारियों को साथ दिया था और उन्हीं के प्रयास से 1971 में 16 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद देश बना था बांग्लादेश के नाम से। फ्रेंड्स, तो पूरा घटनाक्रम आप समझ गए हैं। एक आरक्षण विरोधी आंदोलन ने शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर कर दिया है और वो प्रधानमंत्री भी नहीं रही और देश भी छोड़ना पड़ गया है। आपको गाज़ियाबाद के पास हिंडन एयरपोर्ट पे वो हेलीकॉप्टर उनका उतरा है और अभी भारत सरकार के संरक्षण में है, लेकिन उन्होंने डिमांड किया है ब्रिटेन सरकार से कि मुझे राजनीतिक शरण दिया जाए और वो चली जाएंगी अब ब्रिटेन में, वहाँ से अनुमति मिलने के बाद ही। फ्रेंड्स, तो यही कहानी है बांग्लादेश की। आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि इनकी पार्टी का नाम अवामी लीग है, इनके पिता का नाम शेख मुजीबुर रहमान है जो बांग्लादेश के संस्थापक कहलाते हैं। आपको बंगबंधु के नाम से जाने जाते हैं, बांग्लादेश के संस्थापक कहलाते हैं, बांग्लादेश के जनक कहलाते हैं। उन्हीं की बेटी है शेख हसीना जी। और ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री आवास है उस पर आंदोलनकारियों ने कब्जा कर लिया है और PM के जो सरकारी आवास हैं बांग्लादेश में उन्हें गणबंधन के नाम से जाना जाता है। गणबंधन, ठीक है, गणबंधन। तो गणबंधन में आंदोलनकारी जो है घुस करके कब्जा कर लिया है और वहाँ पे सारे सामान को तहस नहस कर दिया है और वहाँ के सूटकेस, कुर्सियाँ और अन्य सामान उठा कर ले गए हैं और छात्रों की भीड़ संसद भवन में भी घुस गई है। भीड़ ने कुर्सियों पर चढ़कर संसद के भीतर पटाखे चलाए और ढाका सहित अन्य शहरों में अब भी हिंसा नहीं थमी है और इसी भीड़ के कुछ हिस्से ने, आप देख सकते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमा है उन्हें उस पर चढ़ करके उनके धड़ को सर से अलग कर दिया है, जो आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रही है आपके स्क्रीन पे। तो इस तरीके से बांग्लादेश का जो मामला है आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो बस एक आरक्षण विरोधी आंदोलन, हम बस नहीं कहेंगे, एक आरक्षण विरोधी आंदोलन जो कि वहाँ के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले लोगों को दिया गया था 1972 में और फिर उसको उनके मतलब अगले पीढ़ी को दिया गया और फिर आज ऐसा समय आ गया कि सरकार ने जो निर्णय लिया कि भाई उनके पोते पोतियों को भी दिया जाएगा, तो वहाँ के लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया और स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि शेख हसीना ने उन्हें 5% करने का आरक्षण का बात कही कि हम 30% घटाकर 5% कर देंगे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए और अंततः आंदोलनकारी छात्र मांग कर रहे थे उनके इस्तीफे की और इस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दे करके बांग्लादेश छोड़ करके भारत चली आई है
और यहाँ से कहाँ जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा आप सभी अपना, और इस घटनाक्रम को पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। आगे चल कर कोई भी एग्जामिनेशन हो, छोटा से छोटा एग्जाम हो, बड़ा से बड़ा एग्जामिनेशन हो, पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक बन चला है फ्रेंड्स। जैसे पूछ देगा आपसे कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उनकी पार्टी का नाम क्या था, या पूछ देगा कि बांग्लादेश के संस्थापक कौन थे, बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ, बांग्लादेश का जनक किन्हें कहा जाता है, बांग्लादेश में बंग बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो शेख मुजीबुर रहमान, और शेख हसीना के पिता का नाम क्या है, तो शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री के सरकारी आवास हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो गणबंधन। तो इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण है बांग्लादेश के संबंध में जानना, तो ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। चलिए, तो ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है, शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना दोनों के घटनाक्रमों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हम 5 क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि बांग्लादेश पहले किस देश का हिस्सा था, तो आप जानते हैं पाकिस्तान का। किस नाम से था, पूर्वी पाकिस्तान का। इसका इतिहास भी आप जान गए कि आज़ादी के समय बंगाल 2 भाग में बट गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हमारा स्टेट अभी भी है, और पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान में गया वह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का एक राज्य बन गया फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा टॉपिक है कि पूर्वी पाकिस्तान में आज़ादी की लड़ाई पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए कब हुई, तो 26 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान की घोषणा के साथ ही शुरू हो गया। अभी भी देखिए जाइएगा तो बांग्लादेश में आपको राष्ट्रीय अवकाश मिलता है 26 मार्च को, और 16 दिसंबर 1971 को देश आज़ाद हो गया, और उसके बाद राष्ट्रपति बने आपको यही शेख मुजीबुर रहमान जी। ठीक है। अब वर्तमान में स्थिति क्या हो गई है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ बकार उज जमा ने देश में अंतरिम सरकार के गठन की बात कही है, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति जो मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं उनसे हम मिलेंगे और अंतरिम सरकार के गठन पर बात करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है 2 नाम, बांग्लादेश के आर्मी चीफ बकार उज जमा और बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो इस तरीके से सारे घटनाक्रम आप जान गए। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं बहुत सारे, मेंस में भी लिखा जा सकता है, और इंटरव्यू में अगर पूछ दिया जाए कि वर्तमान में बांग्लादेश की क्या स्थिति है या बांग्लादेश में जो संकट है उस पर आप कुछ बोलिए या बताइए घटनाक्रम, तो आप बता सकते हैं। इस तरह से कोई भी व्यक्ति जो सामान्य ज्ञान रखना चाहते हैं, देश दुनिया में घटने वाली घटना को आप जानना चाहते हैं, या फिर कोई प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले छात्र हैं, तो उन्हें पीटी, मेंस, इंटरव्यू सभी में यह घटनाक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण हो चला है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।